वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 का आर्ट्स मॉडल सेट 2 जो जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया है उसका सॉल्यूशन। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र। ठीक है, ये मेरा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ से जाके वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 50 तक देख लिया है, तो क्वेश्चन 51 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कि प्रीव्यू पर्स से आप क्या समझते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो आपका सेट 1 में भी पूछा गया था और ये सेट 2 में भी रिपीट किया जा रहा है, मतलब कि ये क्वेश्चन VVI होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से समझिएगा आप। तो चलिए देखते हैं कि प्रीव्यू पर्स से आप क्या समझते हैं। तो एक आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय लगभग 565 रजवाड़े या देसी रियासतें थी। जिसमें भारत आज़ाद हुआ तो उसमें लगभग 565 61, कोई भी बुक में 61 दिया हुआ, किसी में 62 दिया हुआ, किसी में 65 दिया हुआ, तो लगभग 565 राजवाड़ों का या देसी या रियासतें थी। ठीक है, तो सरदार पटेल के प्रयासों से राजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय कराया गया। और क्या हुआ कि सरदार पटेल जो थे उनके प्रयासों से जो रजवाड़े थे वो भारतीय संघ में विलय हो गया। अगर ये विलय नहीं होता हमने तो क्या होता है कि भारत तो बन जाता, लेकिन भारत के अंदर में छोटे छोटे देश के रूप में विकसित होता ये। ठीक है, 565 देश अगर होता भारत के अंदर में तो फिर अलग भारत का रूप होता। इसीलिए सरदार पटेल थे, उन्होंने अपना प्रयास से सभी राजा रजवाड़े को क्या किया कि भारतीय संघ में ले लिया गया। अगर इसको आप अच्छे से डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, इसमें से और कुछ है कि जो यहाँ पे लगभग 559 राजा जो थे उन मतलब कि आ गए थे। 3 राजा जो थे थोड़ा सा आनाकानी कर रहे थे, उनको भी अलग तरीके से समझाया गया, तो उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो अभी सेट है, सब्जेक्टिव चलेगा, उसमें तो अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो हमने देखा कि विलय कराया गया और भारत सरकार ने राजाओं और महाराजाओं को, आप नहीं दिख रहा, राजाओं और महाराजाओं को वचन दिया था कि उन्होंने अपने परिवार, निजी स्टाफ और राजमहलों के रख रखाव के लिए सरकारी कोष से कुछ धनराशि दी जाएगी। ठीक है, ये जो मतलब कि राजा महाराजाओं को सरकार ने वचन दिया कि आपको आपके स्टाफ को, आपको आपके राजमहल को रख रखाव के लिए आपको धनराशि दी जाएगी। इस संबंध में यह भी व्यवस्था की गई थी कि राजाओं के जीवन काल में यह धनराशि उन्हें मिलती रहेगी। और उसमें यह भी बताया गया उसको कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपको ये धनराशि मिलता रहेगा और आपके पीढ़ी को भी मिलता रहेगा। ठीक है, जो धनराशि राजाओं को प्राप्त किया जाता था उसे प्रीवर्स कहते थे। ठीक है, तो प्रीवर्स उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए प्रीवर्स हम लोग देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 52 देखते हैं। क्वेश्चन 52 में है कि अमेरिका वर्चस्व से आप क्या समझते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व के लिए उत्तरदायी कारक निम्न है। जो अमेरिका जो है वो वर्चस्व के रूप में देखा जाता है, उसका निम्न कारण है। क्या है, चलिए हम लोग देखते हैं। सोवियत संघ का विघटन, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो क्या कब हुआ था, 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के बाद 2 ध्रुवीय का अंत हो गया। ठीक है, और अमेरिका एकमात्र महाशक्ति देश बन गया। ठीक है, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में तो अमेरिका जो था उनके पीछे लगे हुए थे। जैसे विघटन हुआ कि अमेरिका महाशक्तिशाली देश के अंदर में आ गया। ठीक है, देखिए महाशक्तिशाली वैसे ही इसको नहीं कहा जाता, इसके अंदर में गुण है। तो क्या गुण है, चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉइंट 2 है कि अमेरिका का सैन्य शक्ति के रूप में वर्चस्व। देखिए अमेरिका के पास सैन्य शक्ति का वर्चस्व है, उसके पास सेना अच्छे क्वालिटी का सेना है। ठीक है, अमेरिका की सैन्य शक्ति द्वारा विश्व में कहीं पर भी अचूक और घातक वार करने की क्षमता है।
जो उनके सैन्य शक्ति है वो विश्व के कहीं पर भी अचूक और घातक वार करने की क्षमता है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और ढांचागत ताकत के रूप में वर्चस्व। अमेरिका की अर्थव्यवस्था है और उसकी जो ढांचा है, अर्थव्यवस्था को चलाने की ताकत है जो भी, ठीक है, ढांचा ताकत के रूप में वर्चस्व लहराया हुआ है उसने। क्या कि अमेरिका का वर्तमान समय में विश्व अर्थव्यवस्था में लगभग 28% हिस्सेदारी है। जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसमें से अमेरिका का लगभग 28% हिस्सेदारी है। और अमेरिका का वर्चस्व का परिणाम यह है कि उसके पास विश्व बैंक उन्हीं के अंडर में है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उन्हीं के देश में इत्यादि इसके पास है। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी का देखते हैं हम लोग। क्या है कि सांस्कृतिक क्षेत्र में वर्चस्व। और अमेरिका ऐसा नहीं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इसका वर्चस्व है। दुनिया के सभी विकासशील देश अमेरिकी संस्कृति से प्रभावित है। ठीक है, दुनिया के जितने भी विकासशील देश है वो अमेरिकी संस्कृति से प्रभावित है और क्या है कि उसे अपनाने के लिए लालायित है। उनके जो सांस्कृतिक है, पहनावा ओढ़ावा रहन सहन, उसको अपनाने की कोशिश करते और लालायित है। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 52 आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग अमेरिका वर्चस्व से क्या समझते हैं ये हम लोग देख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कि विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। तो विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, तो ये जो है क्वेश्चन हम लोगों ने सेट 1 में डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आप सेट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं, सेट 1 में भी पूछा गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए डबल रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से प्री पर्स से आप क्या समझते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। सेट 1 में पूछा गया था, सेट 2 में भी पूछ रहा है, तो मतलब कि क्वेश्चन रिपीटेड है, तो इसको आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण के नेहरू मॉडल की विवेचना करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 1947 में प्राप्त स्वतंत्रता के उपरांत 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। जब हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1947 में, ठीक है, और संविधान 1950 में लागू हुआ, तो नेहरू काल जो है, नेहरू काल 1951 से 1964 राष्ट्र निर्माण का काल माना जाता है। तो देखिए नेहरू काल जो थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री जो बने 1951 से 1964 तक रहा। ठीक है, और इसमें जो है राष्ट्र निर्माण का काल माना जाता है इसको, जो 1951 से 1964 है, ये राष्ट्र निर्माण का काल माना जाता है। नेहरू का शासन का प्रमुख, जो नेहरू का शासन है, ठीक है, वो प्रमुख है। पहला देखिए कि देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय में प्रधानमंत्री की नीति और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार भाई पटेल की महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, जिसे भी देखिए आपको पहले भी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बताया था और इसमें भी बता रहे हैं कि देशी राजाओं का जो भारतीय संघ में विलय कराने का काम जो किया गया वो प्रधानमंत्री नेहरू जी, और फिर यहाँ पे आ गया है कि सरदार भाई पटेल, ठीक है, ये महत्वपूर्ण योगदान निभाए। फिर पॉइंट नंबर 2 है कि नेहरू जी के विचारों पर आधारित भारत में संसदीय लोकतंत्र और संप्रभुत्व संपन्न गणतंत्र प्रणाली की नींव रखी गई, वो नेहरू जी के देख रेख में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि नेहरू जी धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे। और नेहरू जी जो थे वो धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे। फिर है नेक्स्ट पॉइंट कि नेहरू जी द्वारा देश के आर्थिक रूप सबल बनाने के लिए 1931 में रूसी मॉडल पर पंचवर्षीय योजना लागू की गई। 1949 में, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है कि नेहरू के शासन काल में ही 1950 में योजना आयोग तथा 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। ठीक है, तो ये सभी जो थे नेहरू जी के कार्यकाल में सब काम हुआ था। ठीक है, तो ये था राष्ट्र निर्माण के नेहरू मॉडल की विशेषता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन 53
देख लिए हम लोग। तो देखिए इसका और करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कांग्रेस के प्रभुत्व से क्या समझते हैं, तो इसको चलिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में समझने का प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली। जब स्वतंत्रता हम लोगों को मिला तो कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिला 1952 से 1957, 1962, 1967, ठीक है। और वह आम चुनाव में कांग्रेस ने अपनी छवि का लाभ लिया, और ये सब चुनाव में कांग्रेस ने अपना छवि का लाभ लिया, और उसने केंद्र और राज्य में अपना सरकार स्थापित किया, और केंद्र में भी और राज्य में भी अपना सरकार को स्थापित किया। इसी को कांग्रेस का प्रभुत्व कहा गया, ठीक है, इसी को कांग्रेस का प्रभुत्व माना गया। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें और अब जोड़ कर लिख सकते हैं, ठीक है। हम आप लोगों को समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म में बता दिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 है कि दल बदल की राजनीति का लोकतंत्र पर क्या प्रभाव है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो भारत की राजनीति में ध्यान आकर्षण करने वाली कुरीति, जो मतलब कि बुराई दल बदल रही है, जो बुराई रहा है वो दल बदल रही है। 1967 ईस्वी के आम चुनाव की एक खास बात दल बदल की रही। जो 1967 में चुनाव हुआ था उसका एक खास बात है कि दल बदल, ठीक है। इस विशेषता के कारण कई राज्य में सरकारों को बनने और बिगड़ने की महत्वपूर्ण घटनाएं दृष्टिगोचर हुई, और इसी कारण से कई राज्य में सरकार का बनना और बिगड़ना सामने आया, ये सब घटना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आगे दिया हुआ है कि जब कोई जनप्रतिनिधि किसी विशेष राजनीतिक पार्टी का चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़े और वह चुनाव जीत जाए और अपने स्वार्थ के या किसी अन्य कारण मूल दल छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाए, इसे दल बदल कहते हैं। दल बदल किसे कहते हैं, मतलब कि आप ये समझिए कि अगर आपने इस पार्टी से लेकर आपने इससे लिया और इससे चुनाव लड़ा और आप जीत गए, और किन्हीं कारणवश आप इस पार्टी को छोड़कर बी पार्टी में चले गए, ठीक है, तो इसी को दल बदल कहते हैं। ये पार्टी का चुनाव लिया, इसने प्रचार किया, इसी के माध्यम से आप जीते, और किसी कारणवश आपका निजी मामला हो या फिर कोई दिक्कत हो, उस कारण से आप बी पार्टी में चले गए, तो इसी को दल बदल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि 1967 ईस्वी के सामान्य चुनाव में, जब 1967 के समय चुनाव हुआ तो उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस को छोड़ने वाले विधायक ने 3 राज्य, जब कांग्रेस के जो विधायक थे उसने उसको कांग्रेस को छोड़ दिया, और 3 राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश गैर कांग्रेसी सरकार बन गया, ठीक है। बनाने में यह अहम भूमिका निभाई। यही जो कांग्रेस से लड़े थे चुनाव और जाके गैर कांग्रेसी के साथ हाथ मिलाकर वहाँ हरियाणा में सरकार गिरा दिया और वो अलग सरकार बनाई, वो यही दल बदल के कारण हुआ था। और इसी के ऊपर इंदिरा गांधी जी ने कानून बना दिया, ठीक है। तो ये दल बदल कानून बनाया गया था। तो वीडियो मतलब क्वेश्चन आंसर लंबा हो जा रहा है, जिस कारण से इसके ऊपर कम डिस्कस करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 54 का हम लोग और करके देखते हैं कि प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है, 1970 के दशक में किस संदर्भ में यह धारणा का उदय हुआ था। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं कि सत्ताधारी दल के नेतागण लोक सेवाओं का चयन करते हैं तथा उन्हें सत्ताधारी दल की विचारधारा व नीति अनुसार काम करना पड़ता है, ठीक है। उन्हीं को कहा गया है प्रतिबद्ध नौकरशाही, ठीक है। इसी को प्रतिबद्ध नौकरशाही कहा गया है। जब सत्ताधारी दल के नेतागण लोक सेवाओं का चयन करते हैं तथा उन्हें सत्ताधारी दल की विचारधारा व नीतियों अनुसार काम करना पड़ता है, उन्हीं को प्रतिबद्ध नौकरशाही कहा गया, ठीक है। फिर यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, ठीक है। और अतः जनसाधारण में अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की खातिर नए हथकंडे अपनाए, और अपने लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए नए हथकंडे अपनाए गए, जिनमें देश में प्रतिबद्ध नौकरशाही का मुद्दा शामिल हो गया। और इसमें क्या हुआ कि
प्रतिबद्ध नौकरशाही का मुद्दा शामिल कर दिया गया अपना लोकप्रिय पॉपुलरिटी पाने के लिए। ठीक है, दिसंबर 1969 में सत्ताधारी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जो मुंबई में हुआ था। ठीक है, जहां उन्होंने कहा कि नौकरशाही की रूढ़िवादी तथा उसके औपनिवेशिक चरित्र पर प्रभाव किया। ठीक है, और उसमें जो हुआ वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर यहाँ पे अधिवेशन हुआ, उसमें से नौकरशाही रूढ़िवादी तथा नौकरशाही या आप कह सकते हैं प्रतिबद्ध नौकरशाही के ऊपर हमला, उनके चरित्र के ऊपर हमला किया गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 की ओर बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन में है कि आपका कि भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों की क्या प्रावधान है। तो चलिए देखते हैं। संविधान निर्माण के दौरान स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि शासकीय नौकरियों का बंटवारा निष्पक्ष एवं अनुकूल पद्धति से होना चाहिए, जिसमें किसी भी वर्ग को शिकायत का मौका ना मिले। जब संविधान निर्माण हो रहा था तो उसमें स्पष्ट बताया गया कि किन्हीं भी लोगों को हक ना मारा जाए, सभी को जिस लायक है उनको वो नौकरी या फिर बंटवारा मिले। ठीक है, फिर है कि आरंभ में सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में अनुसूचित जाति को 15% तथा अनुसूचित जनजाति को 7.5% आरक्षण दिया गया। और शुरू में क्या हुआ कि संविधान जब निर्माण हो गया तो उसमें जो है अनुसूचित जाति को 15% और अनुसूचित जनजाति को 7.5% का आरक्षण दिया गया। ठीक है, बाद में अन्य पिछड़ी वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ। और बाद में क्या हुआ कि अन्य पिछड़ी वर्ग हेतु आरक्षण का प्रावधान लागू हुआ। मंडल आयोग की सिफारिश को मूल आधार बनाकर उच्चतम न्यायालय द्वारा 50% की सीमा को ध्यान में रखकर पिछड़ों को 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। क्या हुआ कि जो मंडल आयोग है, मंडल आयोग के सिफारिश के ऊपर उच्चतम न्यायालय को सिफारिश किया गया था कि 50% का आरक्षण दिया जाए, लेकिन उनको ध्यान में रखते हुए 27% आरक्षण की सिफारिश की गई और उसको 27% आरक्षण मिला। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 55 जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 55 का जो क्वेश्चन था आपका कि भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए क्या प्रावधान है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका और करके क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि 1967 का गैर कांग्रेसवाद क्या है। 1967 का गैर कांग्रेसवाद क्या है, तो चलिए इसको संक्षेप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, आपका देखिए आंसर है कि 1971 में लोकसभा के चुनाव फरवरी माह में हुआ। 1971 में लोकसभा का चुनाव फरवरी माह में हुआ। इससे पहले कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो चुका था और इससे पहले ही कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो चुका था। इंदिरा गांधी जिस कांग्रेस का नेतृत्व कर रही थी उसके विरोध में अनेक विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई थी। मतलब इंदिरा गांधी जी ने जिस कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रही थी उसके अपोजिट साइड में अन्य विपक्षी पार्टी एकत्रित हो गया, जमा हो गया। इन विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस के विरोध या गैर कांग्रेसवाद के नाम पर गठबंधन किया। उनका ध्येय कांग्रेस के सत्ता से हटाना था और उसका एक ही बात था कि कांग्रेस को सत्ता से हटाया जाए। इस प्रक्रिया या घटना को गैर कांग्रेसवाद कहा गया और इस प्रक्रिया और इस घटना को गैर कांग्रेसवाद कहा गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 55 का और करके जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। तो फिर जो पार्ट बच जा रहा है पार्ट नंबर ई, ठीक है, ग्रुप नंबर ई जो आपका बच रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।